मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय का। सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के गठन का, इसकी प्रमुख शक्तियों का प्रमुख रूप से अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा बिंदु है प्रमुख है वो है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के, जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको जो पद से हटाने की प्रक्रिया है, पद से विमुक्त करने की प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की है। तो साधारणतः हम देखते हैं कि न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो एक जटिल प्रक्रिया है और अब तक ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि प्रक्रिया प्रारंभ तो की गई है लेकिन बहुमत न मिलने के कारण क्या है कि न्यायाधीश को उसके पद से हटा नहीं पाए हैं, क्योंकि अपना जो न्यायपालिका है उसमें न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो आसान न होकर कठिन प्रक्रिया बताई गई है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन प्रमुख रूप से करेंगे कि न्यायाधीश को जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है और किस प्रकार के बहुमत की प्रमुखता आवश्यकता होती है। सबसे पहले बात आती है कि न्यायाधीशों को पद से हटाना, न्यायाधीशों को किस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा उनको उनके पद से हटाया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात आती है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना कठिन। चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उनके जो न्यायाधीश है उनको जो पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो भारत में बहुत ही कठिन और जटिल है, जिसके कारण क्या है कि न्यायाधीशों को हटाना आसान न होके एक कठिन कार्य है। क्योंकि अब प्रमुख रूप से हम देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो निर्णय, न्यायाधीशों के जो निर्णय दिए जाते हैं उन निर्णयों की आलोचना नहीं की जा सकती। उसके साथ साथ जो इनके द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं वो सभी को समान रूप से मानने पड़ते हैं और इनकी अवमानना पर या उल्लंघन करने पर क्या है कि समान रूप से दंड मिलता है। तो बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय है या उच्च न्यायालय है, उसको न्यायाधीश को पद से हटाना आसान काम नहीं होके कठिन, जटिल और बहुत विस्तृत बड़ा कार्य होता है। प्रमुख बात आती है कदाचार साबित होने या अयोग्यता होने की स्थिति में पद से हटाना। अब बात आती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाता है तो इसके पीछे प्रमुख कारण क्या होता है। तो सबसे पहले बात आती है कदाचार और अयोग्यता, यानी उन्होंने किसी निर्णय में किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है या उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है या उनमें न्यायाधीश बनने के बाद में न्यायाधीश से संबंधित जो योग्यताएं हैं उनमें किसी प्रकार की अयोग्यता पाई जाती है। तो इन स्थितियों में क्या है कि न्यायाधीश को उसके पद से प्रमुखतः हटाया जा सकता है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा उनको पद से हटाया जा सकता है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो भारत में जो न्यायाधीश है उनको हटाना आसान न होकर एक बहुत ही लंबी और जटिल प्रक्रिया बताई गई है। बात आती है न्यायाधीश के विरुद्ध संसद में विशेष बहुमत से स्वीकृति। अब बात आती है कि न्यायाधीशों को जो हटाया जाता है तो प्रमुख रूप से संसद में, यानी संसद का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ दोनों में विशेष बहुमत प्राप्त होने पे ही क्या है कि राष्ट्रपति के पास बाद में अंतिम रूप से ये आदेश जाता है, ये सूचनाएं जाती है विचार विमर्श करने के बाद में, उसके बाद में राष्ट्रपति अपना फैसला प्रमुखतः देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ बात प्रमुख आती है कि न्यायाधीश के विरुद्ध प्रमुखतः सबसे पहले बात आती है कि संसद में प्रमुख रूप से प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। प्रक्रिया प्रारंभ करने का मतलब है समर्थन प्राप्त हो कि उसके ऊपर जो महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई है वो उसके समर्थन में बहुमत प्राप्त होने पे क्या है कि बाद में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को प्रारंभतः चालू किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है। बात आती है संसद के सदस्यों में आम सहमति होने पर न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। अब बात आती है कि संसद में प्रस्ताव पेश तो कर दिया गया, लेकिन अब संसद के सदस्य अगर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से, कदाचार से संबंधित है, अगर सभी सदस्य है वो प्रमुखतः अपना समर्थन देते हैं, उसके बाद में क्या है कि प्रमुखतः न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि संसद में अगर समर्थन मिलता है तो उसके बाद में ही क्या है कि न्यायाधीश को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रमुखतः क्या है प्रारंभ की जाती है, शुरू की जाती है। बात आती है नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका। जो बात आती है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति है उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो कार्यपालिका की रहती है। कार्यपालिका के अंतर्गत इसमें प्रमुख रूप से व्यवस्था की गई है कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी
न्यायाधीशों को जो चुना जाएगा वो प्रमुखतः कौन सी पद्धति से किया जाता है, कोलेजियम पद्धति के आधार पे प्रमुखतः है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो बात आती है कि कार्यपालिका भी क्या है, इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है इसकी संघीय कार्यपालिका की प्रमुखता है वो दो प्रकार की व्यवस्था पाई गई है, नाममात्र की व्यवस्थापिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ जो वास्तविक कार्यपालिका है वहां भी प्रमुख रूप से क्या है, न्यायाधीशों की नियुक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनकी प्रमुखता रहती है। बात आती है हटाने की जो शक्ति है वो विधायिका के पास। जहां हम नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति में जहां कार्यपालिका का महत्वपूर्ण रोल रहता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, वहीं बात आती है कि न्यायाधीश को हटाना हो तो उसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो उसमें विधायिका की प्रमुख भूमिका रहती है। यहाँ विधायिका का संबंध किससे है, संसद से है, और संसद के जो अंग है लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों की क्या है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो दो बात ध्यान रखना, यहाँ पे प्रमुखता है नियुक्ति के संबंध में तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, कार्यपालिका की, और न्यायाधीशों को अगर पद से हटाना है तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रहती है, विधायिका की, जिसमें क्या आती है, संसद आती है। और संसद में सदन कौन कौन से आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इन सदनों में पेश होने के बाद में ही, स्वीकृति मिलने के बाद में ही, विशेष बहुमत प्राप्त होने के बाद में क्या है, इस प्रस्ताव को आगे सुचारू रूप से आगे प्रस्तुत किया जाता है। बात आती है संसद के पास से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया। अब बात आती है कि अब तक की हमें जांच पड़ताल करें, खोजबीन करें, तो एक बार ही ऐसा प्रमुखतः हुआ है कि संसद के पास न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव आया है। अब बात आती है कि जो प्रस्ताव आया संसद के पास में, तो क्या उसके बाद में वो प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया, और बहुमत से पारित होने के बाद में क्या उसको अनुमति मिल गई, समर्थन मिल गया, और जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, क्या उसमें न्यायाधीश दोषी पाया गया। तो प्रमुखतः इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि केवल एक बार ही संसद के पास है वो न्यायाधीश के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव है वो अभी तक प्रमुखतः आया है। बात आती है 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। अब ये जो प्रस्ताव आया उसके पक्ष में जो सदस्यों ने मत दिया, तो ध्यान रखना कि जो 2/3 सदस्य हैं उन्होंने इस प्रस्ताव के पक्ष में यानी अपने समर्थन में प्रमुखतः क्या है, अपना वोट दिया और इसको अभियोग को आगे बढ़ाने का प्रयास प्रमुखतः किया। बात आती है सदस्यों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन बात करें हमें तो सदस्य हैं उनकी जो कुल सदस्य संख्या है उसका जो बहुमत है वो प्रमुखतः प्राप्त नहीं हुआ, और प्राप्त नहीं होने कारण क्या है कि इस प्रस्ताव को, इस महाभियोग को आगे प्रमुखतः प्रस्तुत नहीं किया गया, और यही प्रस्ताव है वो खारिज हो गया, समाप्त हो गया। बात आती है महाभियोग की प्रक्रिया जजेज इंक्वायरी एक्ट शुरू, यानी ये जो न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है इसमें प्रमुखतः कौन सा एक्ट है वो प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है, जिसके तहत उनके ऊपर है वो महाभियोग प्रमुखतः चालू किया जाता है, लागू किया जाता है। तो ध्यान रखना 1968 के तहत है वो न्यायाधीशों के ऊपर जो है जजेज इंक्वायरी जो एक्ट है वो प्रमुखतः इसका इस्तेमाल प्रमुखतः किया जाता है। उसके बाद में न्यायाधीशों से संबंधित है वो प्रक्रिया महाभियोग की प्रारंभ की जाती है। बात आती है न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने के आधार। अगर जो प्रमुखतः है न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है तो उसका प्रमुख आधार क्या है, जजेज इंक्वायरी एक्ट है जो 1968 में प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। उसके आधार पे क्या है कि न्यायाधीश को उससे पद से हटाने के लिए क्या है कि प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। तो यहाँ कुछ बातें स्पष्ट होती है कि पहली बात तो इसमें कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। दूसरी बात, दोनों सदन है संसद के उनका समर्थन मिलना आवश्यक है। उसके बाद में एक प्रमुख बात आई कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त हो जाता है तो क्या है, प्रस्ताव को आगे पेश किया जा सकता है। लेकिन अगर कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रमुखतः वो जो प्रस्ताव है, जो महाभियोग प्रस्ताव है उसको प्रमुखतः खारिज है, वो समाप्त है, वो प्रमुखतः कर दिया जाता है। अब बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको किन के आदेश से, किन की अनुमति से प्रमुखतः हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखना कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के आदेश से, किसके आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। लेकिन उससे पूर्व बात यह आती है कि संसद का समर्थन मिलना आवश्यक है,
संसद के सदस्यों की अनुमति मिलनी आवश्यक है और संसद में विशेष बहुमत प्रस्ताव पारित होने के बाद में क्या है कि आगे प्रस्ताव की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। और जब वहां पे भी क्या है ये महाभियोग पारित हो जाता है, उसको समर्थन मिल जाता है, तो बाद में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उनको राष्ट्रपति के आदेश से, अनुमति से क्या है कि उनके पद से उनको हटा दिया जाता है, पद से विमुक्त कर दिया जाता है। बात आती है न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में। न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग प्रस्ताव है वो लोकसभा में कितने सदस्यों का न्यूनतम समर्थन कितने सदस्यों का समर्थन मिल जाए कि उस प्रस्ताव को स्वीकार माना जाएगा लोकसभा में। तो ध्यान रखना कि न्यायाधीश के खिलाफ अगर महाभियोग प्रस्ताव है वो लोकसभा में अगर प्रस्ताव पास होता है तो उसमें कम से कम क्या है कि 100 सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है। 100 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद में क्या है कि लोकसभा से उसको प्रमुख रूप से क्या है कि पारित समझा जाएगा। बात आती है राज्यसभा में जो महाभियोग प्रस्ताव पास होता है उसके लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए, कितने सदस्यों का न्यूनतम समर्थन मिलना चाहिए कि आगे उसके ऊपर कार्रवाई प्रमुखतः की जाती है। तो ध्यान रखना 50 सदस्यों की अगर अनुमति मिल जाती है राज्यसभा में तो जो महाभियोग है वो न्यायाधीश के ऊपर प्रमुखतः चला जाता है। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखना, प्रमुख रूप से लोकसभा में तो 100 सदस्यों का समर्थन मिलना आवश्यक है और राज्यसभा में 50 सदस्य हैं उनका समर्थन मिलना आवश्यक है। उसके बाद में इस प्रस्ताव पर प्रमुखतः विचार किया जा सकता है और बाद में 2/3 सदस्यों का प्रमुखतः विशेष बहुमत मिलने के बाद में क्या है इसको प्रमुखतः पारित समझे। यहाँ बात बेसिक की है कि प्रस्ताव को स्वीकृति कब मिलेगी, प्रमुखतः इतने सदस्यों का समर्थन मिल जाता है तो उसको आगे प्रस्ताव को पारित किया जा सकता है। बात आती है इसके बाद पेश किया जाता है, तो जब इसको प्रमुख रूप से 100 सदस्य लोकसभा के और 50 सदस्य राज्यसभा के इसको समर्थन दे देते हैं अपना, तो उसके बाद में दोनों में से किसी एक सदन में इसको प्रमुखतः क्या है कि महाभियोग प्रस्ताव के ऊपर प्रमुख रूप से क्या है प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है और एक सदन से प्रस्तावित होने के बाद में उसको दूसरे सदन में है वो विचार विमर्श प्रमुखतः इस पे किया जाता है। बात आती है महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार किसके पास है। जो न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव है उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना ये किसके हाथ में होता है, कौन इसको अस्वीकार कर सकता है, कौन इसे स्वीकार कर सकता है। तो ध्यान रखना लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है उनके पास ये प्रमुखतः अधिकार होते हैं कि वो महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा का जो सभापति है उनके पास है ये प्रमुखतः अधिकार है कि इसको स्वीकार करना है या नहीं करना। बात आती है प्रस्ताव पास होने पर एक 3 सदस्यीय समिति का गठन होगा। जब इस प्रस्ताव को पास हो जाता है प्रस्ताव के बाद में जो 3 सदस्यीय समिति है उसका प्रमुखतः गठन किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कि राष्ट्रपति जो न्यायाधीश के ऊपर जो महाभियोग प्रस्ताव लगा है उसकी जांच है वो इस समिति में प्रमुख जो सदस्य हैं उनके द्वारा की जाती है। बात आती है 3 सदस्यीय समिति है, इसमें 3 सदस्य प्रमुखतः कौन कौन से होते हैं जिनके द्वारा न्यायाधीश के जो महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया गया है उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। तो ध्यान रखना प्रमुखतः तो 3 सदस्य समिति में प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं वो प्रमुख व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। बात आती है न्यायाधीश के खिलाफ लगाए गए आरोप की जांच। जो ये समिति है जिसका गठन किया गया है इसका प्रमुख उद्देश्य प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, प्रमुख कार्य क्या होता है कि न्यायाधीश के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करना बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी समस्या के, हर प्रकार से बारीक बातों का अध्ययन करना और जो वास्तविकता है उसको सामने लाने का प्रयास प्रमुखतः इस समिति के द्वारा प्रमुखतः किया जाता है। बात आती है 3 सदस्यीय समिति में शामिल, जो ये 3 सदस्य की समिति है उसमें शामिल प्रमुखतः किसको किया जाएगा। तो ध्यान रखना प्रमुख रूप से भारत के प्रधान न्यायाधीश है अथवा सुप्रीम कोर्ट के जज को। प्रथम जो व्यक्ति इस समिति में शामिल होंगे वो कौन होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या प्रमुख रूप से जो भारत के प्रधान न्यायाधीश है उनको प्रमुख रूप से क्या है इस समिति में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और कौन शामिल होंगे तो ध्यान रखना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। 2 बातें क्लियर हो गई है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है और दूसरा कौन सा शामिल होगा इसमें, जो हाई कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो प्रमुख समिति में शामिल होंगे।
और तीसरा जो व्यक्ति आता है वो आता है एक प्रख्यात विधि के वेत्ता, यानी जो कानून का विशेष जानकार हो, जिसको कानून के बारे में पूर्णतः अनुभव हो, उस प्रख्यात विधि वेत्ता को, विधि वेत्ता यानी कानून के जानकार व्यक्ति को क्या है कि समिति में प्रमुखतः शामिल किया जाता है। यह समिति प्रमुख रूप से न्यायाधीशों से जांच से संबंधित है, गठन की जाती है और प्रमुख रूप से जो महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है इसके पीछे प्रमुख जो लक्ष्य कौन कौन से हैं, किस कारण से उनके ऊपर जो प्रस्ताव है ये लाया गया है, उसकी जांचबीन है वो खोज पड़ताल है प्रमुख रूप से इस समिति के द्वारा की जाती है।